पिछले हफ्ते हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एंडरसन ने अपनी कंपनी को बंद करने की अनाउंसमेंट करी है। नेथन एंडरसन ने कहा कि हिंडनबर्ग अपने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है और अब कंपनी को बंद करने का टाइम आ गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की अनाउंसमेंट करते हुए बोला कि जो पॉन्जी केसेस उन्होंने रेगुलेटर्स के साथ शेयर करे थे वो अब कंप्लीट हो चुके हैं और आज वो कंपनी को ऑफिशियली बंद कर रहे हैं। इनकी इस अनाउंसमेंट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइजेस 4.16% तक बढ़ गया, अडानी पोर्ट्स 3.61% ऊपर गया, अडानी पावर 4.79%, अडानी ग्रीन एनर्जी 4.91% और अडानी टोटल गैस 3.8% बढ़कर 687 रुपीज तक पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेथन एंडरसन अपनी इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स को पब्लिक करने का प्लान बना रहे हैं ताकि बाकी लोग भी सच सामने ला सकें। आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी ने एल&टी चेयरमैन के 90 आवर वर्क वीक वाले स्टेटमेंट पर अपनी राय दी है। संजीव पुरी ने अपनी कंपनी आईटीसी का एग्जांपल देते हुए कहा कि आईटीसी में काम की घड़ियों को ट्रैक करने की जगह फ्लेक्सिबिलिटी और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आईटीसी अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी देता है। संजीव पुरी ने हाईलाइट किया कि एम्प्लॉयज को एम्पावर करना ज्यादा जरूरी है ताकि वो अपनी पोटेंशियल को अचीव कर सके, साथ ही अपने पर्सनल गोल्स को भी पूरा कर पाए। हिंडनबर्ग के बंद होने पर कांग्रेस के एमपी जयराम रमेश ने अपनी राय दी है। उन्होंने आईएनडी के साथ हुई एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंडनबर्ग का बंद होना ये नहीं दिखाता कि मोडानी को क्लीन चिट मिल गई है। ये इन्होंने पीएम मोदी और गौतम अडानी की बात करी है। इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने अडानी ग्रुप से 100 सवाल किए थे, जिसमें सिर्फ 21 सवाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े थे, बाकी 80 सवाल मोदी सरकार की पॉलिसीज पर थे। उन्होंने पूछा कि क्यों गौतम अडानी को ही सभी बड़े प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। आरवीएनएल को बीएसएनएल से 3622 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट भारत नेट नेटवर्क को डेवलप, अपग्रेड और मेंटेन करने के लिए है। इस प्रोजेक्ट को आरवीएनएल लीड करेगा और एचएफसीएल और एटीएस उसके पार्टनर्स होंगे। कंस्ट्रक्शन का काम 3 साल में पूरा होगा और उसके बाद 10 साल तक मेंटेनेंस चलेगी। इसके अलावा आरवीएनएल ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया है। कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट 27% से गिरकर 286 करोड़ रुपीज का हो गया है और रेवेन्यू भी 1.2% से गिरकर 4855 करोड़ रुपए का रहा। कंपनी के एबिटा में भी 9% की गिरावट देखने को मिली है। इसीलिए कंपनी की वीक रिजल्ट्स को देखते हुए मार्केट एनालिस्ट ने स्टॉक को सेल रिकमेंड किया है। लेकिन बीएसएनएल का ये कॉन्ट्रैक्ट आरवीएनएल के लिए एक अच्छी खबर बनकर सामने आ सकता है। विप्रो ने भी अपने क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 24.5% से बढ़कर 3,350 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 2,694 करोड़ रुपए का था। प्रॉफिट में भी 4.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू 22,319 करोड़ रुपए रहा, जो कि सिर्फ 1% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 22,302 करोड़ रुपए था, मतलब रेवेन्यू पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विप्रो ने 6 रुपए पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ये डिविडेंड उन लोगों को मिलेगा जो 28 जनवरी 2025 तक शेयर होल्डर्स होंगे। सरकार ने एविएशन सेक्टर को लेकर एक मेजर बिल अनाउंस किया है। सरकार ने प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2024 को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये बिल बेसिकली इंडियन एयरलाइंस के लिए एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग कॉस्ट को कम करेगा, जिससे एयरफेयर्स भी सस्ते हो सकते हैं। फिलहाल इंडिया में ज्यादातर कमर्शियल प्लेन्स लीज पर ही चल रहे हैं, लेकिन अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो लीजर्स को अपने लीज्ड एयरक्राफ्ट वापस लेने का पूरा राइट मिलेगा अगर पेमेंट में दिक्कत होती है। इंडिया ने इस बिल को साइन तो किया है, लेकिन अभी तक इसे पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिली है। गो फर्स्ट एयरलाइन के क्राइसिस के बाद ग्लोबल लेसर्स को इंडिया में प्लेन्स लीज पर देने में रिस्क लगने लगा था। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने बिल को रिवाइज करके फिर से पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने का फैसला किया है। इस बिल से एविएशन सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है और फ्लाइट्स की प्राइसेस भी कम होने की उम्मीद है। एसबीआई लाइफ ने भी अपने क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। एसबीआई लाइफ एक जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फ्रेंच कंपनी बीएनपी पारिबास कार्डिफ के बीच। एसबीआई के इसमें 55.50% स्टेक है और बीएनपी पारिबास कार्डिफ का 0.22% स्टेक। तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 71.2% से बढ़कर 551 करोड़ रुपए का हो गया, जो पिछले साल इस क्वार्टर में 322 करोड़ रुपए था। ये फिगर एनालिस्ट की उम्मीद से काफी ज्यादा था, क्योंकि ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट 436 करोड़ रुपए था। कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम भी 11.3% से बढ़कर 24,828 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल 22,317 करोड़ रुपए थी। एसबीआई लाइफ का रिटेल एपीई भी 13% से बढ़कर 6,450 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यहाँ बस एक कमी देखने को मिली है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन थोड़ा गिरकर 26.94% पर आ गया, जो कि पिछले साल 27.4% था। वीएनपी मार्जिन ये बताता है कि नई पॉलिसी से कंपनी को फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है।
इन्फोसिस का Q3 का रिजल्ट इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस नहीं कर पाया है। इन्फोसिस के Q3 रिजल्ट्स आने के बाद कंपनी के शेयर्स में लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर रिजल्ट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 11% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 6,806 करोड़ रुपए हुआ और रेवेन्यू 8% बढ़कर 41,764 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। लेकिन ये ग्रोथ इन्वेस्टर्स की उम्मीद से कम है, इसीलिए रिजल्ट्स के बाद हमें एनालिस्ट का मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है। कुछ ने बाय रेटिंग बना के रखी है तो कुछ थोड़ा कॉशियस है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो ये 12% बढ़कर 8,912 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा दिसंबर क्वार्टर में इन्फोसिस ने $2.5 बिलियन की लार्ज डील साइन करी है, जो सितंबर क्वार्टर के $2.4 बिलियन की डील से थोड़ा ज्यादा है। तो ये थी पिछले हफ्ते की कुछ मेजर स्टॉक मार्केट अपडेट्स। ऐसे ही और स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू AISM इंडिया।